बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओरिएंट कॉलेजेस तलगंग की तरफ से ऑनलाइन लेक्चर्स के सिलसिले में सेकंड ईयर के अगले लेक्चर के साथ मैं प्रिंसिपल ओरिएंट गर्ल्स कॉलेज पेश खिदमत हूँ। हमारा आज का जो लेक्चर है वो एक मुकम्मल आर्टिकल का एक मुकम्मल चैप्टर का आगाज़ है और वो है नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। हम इस आर्टिकल में 10 से ज़ायद ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की मुख्तलिफ़ क्लासेस के नॉमेनक्लेचर को सीखेंगे कि उन क्लासेस के कंपाउंड्स को नाम कैसे दिए जाते हैं और अगर हमें एक नाम पता हो तो हम उसका स्ट्रक्चर कैसे ड्रा कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि नॉमेनक्लेचर क्या है। नॉमेनक्लेचर इज सिस्टमैटिक वे ऑफ नेमिंग ए केमिकल कंपाउंड। नॉमेनक्लेचर से मुराद किसी केमिकल कंपाउंड को नाम देने का एक साइंटिफिक मेथड है, एक सिस्टमैटिक मेथड है। जब हम ख़ास रूल्स की मदद से किसी कंपाउंड को नाम देते हैं तो जो नाम हमें मिलता है उसको सिस्टमैटिक नेम या साइंटिफिक नेम या ऑफिशियल नेम कहा जाता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और दीगर जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स वगैरह हैं, यानी जितने भी केमिकल कंपाउंड्स हैं, उनको नाम देने के लिए जो इदारा ज़िम्मेदार है, जो इस हवाले से अथॉरिटी रखता है, उसका नाम इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री है और इसको एब्रीविएट किया जाता है IUPAC। तो ये इदारा वक्तन फ़वक्तन नए रूल्स वगैरह को सामने लाता है। जब भी कोई नए कंपाउंड्स सामने आए, ज़रूरत पेश आए कि रूल्स को रीमॉडिफाई किया जाए, रीस्टेट किया जाए, तो ये इदारा अपनी सिफारिशात पेश करता रहता है और उन सिफारिशात की रोशनी में फिर किसी भी स्पीशी को नाम दिया जाता है। इवन के केमिस्ट्री के अंदर सिंपल अगर एटम्स के नाम है या आइंस के नाम है तो वो नाम भी IUPAC ने मुकर्रर किए हैं, तो वो नाम फिर एक्सेप्टेबल हैं और उन्हीं को बुक्स में और लिटरेचर में और बाकी जगहों पर इस्तेमाल किया जाता है। सवाल ये है कि नॉमेनक्लेचर की ज़रूरत क्यों पड़ती है। आज से बहुत अरसा पहले जब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की तादाद बहुत ज़्यादा नहीं थी तो उस वक्त हर कोई इन कंपाउंड्स को अपनी मर्ज़ी से नाम देता था। वो नाम जो वो रखता था उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं होती थी। वो नाम किसी भी वजह से पड़ सकता था, उसके सोर्स की बुनियाद पर, उसके साथ कोई ख़ास प्रॉपर्टी एसोसिएटेड हो उसकी बुनियाद पर, जिसने उसको डिस्कवर किया उसके नाम पर, किसी जगह के नाम पर या किसी और बुनियाद पर उसका नाम रखा जा सकता था। मसलन एस्टिक एसिड है, CH3COOH इसका फार्मूला है। इसको ये नाम जो है एस्टिक ही क्यों दिया जाता है? ये लफ्ज़ एक्चुअली एसिटम से निकला है, ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है और इसकी इंग्लिश में ट्रांसलेशन विनीगर बनती है। सिरका, जो सिरका हम खाते हैं, खाने की चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये सिरके में पाया जाता है, ये सिरके का एक अहम जुज़्व है। तो अब उस बुनियाद पर इसका ये नाम रखा गया एस्टिक एसिड। एसिड नाम, एसिड लफ्ज़ इसलिए आ रहा है क्योंकि इसमें एसिड्स वाली प्रॉपर्टीज़ हैं। फिर इसी तरह एक और नाम है ब्यूटारिक एसिड, CH3CH2CH2COOH। इसको ये नाम ब्यूटारिक क्यों दिया गया? ये लफ्ज़ निकला है बटर से। ये रेंसिड बटर में पाया जाता है। मक्खन जब ख़राब हो जाए, ओपन एयर में पड़ा रहे तो उसमें स्मेल पैदा हो जाती है, फॉल स्मेल। वो बटर असल में ख़राब हो जाते हैं। वो फॉल स्मेल
उसमें ब्यूटारिक एसिड की होती है। ब्यूटारिक एसिड उसमें पैदा होता है केमिकल रिएक्शंस की वजह से, तो ब्यूटारिक एसिड की बू उसमें मौजूद होती है। तो अब ये इसको नाम बटर से दिया गया है। और ऐसी बेशुमार सैकड़ों हम एग्जांपल दे सकते हैं। कई नाम बड़े दिलचस्प होते हैं। मसलन एक क्लास है कंपाउंड्स की, उन्हें बारबीट्यूरेट्स कहा जाता है। अब ये जो लफ्ज़ है बारबीट्यूरेट्स, ये बारबरा से निकला है। बारबरा किसी ज़माने में एक ख़ास इलाके में मलका थी, तो उसके नाम पर ये नाम दिया गया बारबीट्यूरेट्स। तो अब ये सारे जो नाम हैं ये इंटरेस्टिंग तो हो सकते हैं लेकिन मीनिंगफुल नहीं हो सकते। अब ब्यूटारिक एसिड जो लफ्ज़ है, इससे हमें कहीं ये नहीं पता चलता कि इसमें CH3, इसका फार्मूला CH3 CH2 CH2 CH है, या इस नाम से हमें ये नहीं पता चलता कि इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, या इससे हमें ये नहीं पता चलता कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स पाए जाते हैं। सवाल यह है कि इसकी ज़रूरत ही क्यों है? तो इसका जवाब ये है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आज तादाद में करोड़ों में हैं। इतनी बड़ी जो तादाद है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, उनके नामों को और उनके फार्मूलों को अलग-अलग याद रखना एक नामुमकिन सी बात है कि हम हर किसी का फार्मूला मेमोराइज़ करें, हर फार्मूले का नाम मेमोराइज़ करें, ये इम्पॉसिबल है। हम 50, 100, 200, 500, 1000 तो नाम या फार्मूले याद कर लेंगे, लेकिन ये बात लाखों या करोड़ों पे नहीं जा सकती, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में बहुत कम्प्लेक्स किस्म के भी स्ट्रक्चर्स होते हैं। अभी तक हमें जिनसे वास्ता पड़ा है, या कम से कम FSC लेवल पे जिनसे वास्ता पढ़ना है, वो कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड कंपाउंड नहीं होने, वो बहुत सिंपल होने हैं। उसके बावजूद आप देखेंगे कि ये आसान नहीं है कि इन सिंपल कंपाउंड्स के भी फार्मूले याद रखे जाएं। तो फिर साइंटिस्ट को इस बात की ज़रूरत पेश आई कि कोई ऐसा तरीका ढूंढा जाए, कोई ऐसा तरीका इख्तियार किया जाए कि हर कंपाउंड को कोई ख़ास रूल्स हों, उन रूल्स के तहत नाम दे दिया जाए, और फिर उस नाम के दो मकासद हों। मकासद क्या हों कि हर नाम के साथ जो फार्मूला एसोसिएटेड हो वो यूनिक हो, और हर फार्मूले का जो नाम है वो यूनिक हो। एवरी chemical compound should have a unique name and every unique name must be associated with a unique structure। ये IUPAC ने अपना एक स्लोगन पेश किया था जब पहली दफ़ा नॉमेनक्लेचर की सिफारिशात उसने पेश की थी। तो IUPAC ने फिर IUPAC के जो इजलास होते हैं उसमें साइंटिस्ट मुख्तलिफ रूल्स बनाते हैं, उन रूल्स पर वो फिर राज़ी होते हैं और उन रूल्स को फिर पेश कर दिया जाता है। फिर पूरी दुनिया में जहाँ भी केमिस्ट्री का काम होता है, उन रूल्स के मुताबिक कंपाउंड्स को नाम दिए जाते हैं। इन रूल्स के मुताबिक फिर जो नाम बनता है, उस नाम को IUPAC नेम या सिस्टमेटिक नेम कहा जाता है। तो अब उस सिस्टम में हम देखें तो हम जो एस्टिक एसिड है उसे इथेनोइक एसिड कहते हैं, या ब्यूटारिक एसिड को ब्यूटानोइक एसिड कहते हैं। तो आप साथ साथ सीखेंगे कि ये नाम कैसे दिए जाते हैं, और आप देखेंगे कि नॉमेनक्लेचर जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। और देखा जाए तो चंद बेसिक रूल्स को समझने के बाद किसी भी तरह के कंपाउंड को नाम देना बड़ा आसान हो जाता है, और नॉमेनक्लेचर सीखना बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है और बहुत आसान भी है। नॉमेनक्लेचर की हम इब्तिदा करेंगे। नॉमेनक्लेचर सीखने के लिए सबसे पहले हम स्ट्रेट चेन अल्केन्स के नामों की तरफ आएंगे। आप इस चैप्टर के शुरू में हाइड्रोकार्बन्स की क्लासिफिकेशन पढ़ चुके हैं, स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन वगैरह। तो जो स्ट्रेट चेन अल्केन होते हैं, यानी ऐसे अल्केन जिनमें हर कार्बन एटम ज़्यादा से ज़्यादा 2 कार्बन एटमों के साथ बॉन्डेड हो। कोई कार्बन एटम 3 कार्बन एटमों के साथ या 4 कार्बन एटमों के साथ बॉन्डेड ना हो,
उन्हें स्ट्रेट चेन अल्केन कहते हैं। स्ट्रेट चेन अल्केन्स को नाम देने के लिए जो आइडिया है वो ये है कि इनके मालिक्यूल में कार्बन एटम्स की तादाद देखी जाती है। उस तादाद के मुताबिक इनके नाम के शुरू में एक प्रीफिक्स लगाया जाता है। वो प्रीफिक्स तादाद को इंडिकेट करता है। इन प्रीफिक्सेस के नाम ग्रीक लैंग्वेज में जो गिनती के आदाद हैं 1 2 3 4 5 6 7 या 1 2 3 4 5, ग्रीक लैंग्वेज में इन आदाद के जो नाम हैं वहाँ से ये लिए जाते हैं। फिर इन प्रीफिक्सेस के साथ एक सफिक्स का इजाफा किया जाता है और यूं अल्केन का एक कंप्लीट नेम बन जाते हैं। तो जब भी हमारे सामने ऐसा नाम आता है तो हम नाम देखकर दो बातें फ़ौरन समझ जाते हैं कि इसमें इसके मालिक्यूल में इतने कार्बन एटम है और ये फ़लाँ क्लास का कंपाउंड है, ये अल्केन है। ये इस तरह बाकी क्लासेस के लिए भी सफिक्स होते हैं तो उसकी क्लास पहचान ली जाती है। तो अब आपके सामने ये एक टेबल आया है। इस टेबल में ये चीज़ बताई गई है कि कौन से अल्केन में कितने कार्बन एटम है, उसका क्या स्ट्रक्चर है, कार्बन एटम की तादाद के लिए क्या प्रीफिक्स है और फिर उस अल्केन का नाम क्या है। पहले जो 4 अल्केन है, सीरियल नंबर 1 CH4, सीरियल नंबर 2 CH3 CH3, फिर CH3 CH2 CH3 और फिर CH3 CH2 CH2 CH3, ये अल्केन क्लास के पहले 4 कंपाउंड्स हैं, पहले 4 मेंबर्स हैं। इन चारों के लिए कोई प्रीफिक्स नहीं है। इनके नाम जो हैं वो मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर चले आ रहे हैं। इनके वही नाम इनके आईयूपैक नेम भी हैं, यानी इन्हीं नामों को इनके आईयूपैक नेम या सिस्टमेटिक नेम का दर्जा दिया गया है और वो नाम है मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। CH4 मीथेन, CH3 CH3 ईथेन, CH3 CH2 CH3 प्रोपेन, CH3 CH2 CH2 CH3 ब्यूटेन। इसके बाद आगे जितने भी अल्केन्स हैं उनके नाम उनमें कार्बन एटम की तादाद की बुनियाद पर रखे जाते हैं। सीरियल नंबर 5 में जो अल्केन है इसमें टोटल 5 कार्बन्स हैं। अब 5 जो होता है इसको ग्रीक लैंग्वेज में पेंटा कहते हैं। जिस तरह हम उर्दू में इसको 5 कहते हैं, इंग्लिश में 5 कहते हैं, ग्रीक लैंग्वेज में इसको पेंटा कहते हैं। अब वहाँ से फिर प्रीफिक्स लिया जाता है पेंट। ये आप देखेंगे सब के लिए कि ग्रीक लैंग्वेज में जो नाम है उसमें आखिर में ए आता है, वो ए हटा दिया जाता है। तो अब पेंटा से सिर्फ पेंट, ये इस कंपाउंड को नाम देने में शुरू में आएगा और फिर इसके साथ ये 3 लेटर्स का इजाफा किया जाएगा सफिक्स का एन, तो नाम बन जाएगा पेंटेन। मैंने जानबूझकर ये दोनों का कलर अलग रखा है। ब्लैक कलर में जो लेटर्स हैं ये प्रीफिक्स हैं और रेड कलर में जो लेटर्स हैं ये सफिक्स हैं। तो अब ये जो अल्केन है CH, जिसका फार्मूला है CH3 CH2 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 CH3, इसका नाम पेंटेन है। जब भी हम पेंटेन लफ्ज़ देखेंगे हमारे जहन में फ़ौरन 2 बातें आएंगी। पेंट से हमारे सामने आएगा कि 5 कार्बन है और एन से हमारे जहन में आएगा कि अल्केन है। अल्केन का मतलब है सारे कार्बन कार्बन बॉन्ड सिंगल है। अब ये एक रूल है, इसका मतलब है कि हमें ग्रीक लैंग्वेज में जो न्यूमेरल्स हैं, गिनती के अदाद हैं, उनके नाम याद करने होंगे कि 5 को क्या कहते हैं, 6 को क्या कहते हैं, 7 को क्या कहते हैं, 10 को क्या कहते हैं, 20 को क्या कहते हैं, जितनी हमें ज़रूरत हो। तो अब सीरियल नंबर 6 कार्बन वाला अल्केन है। 6 को हेक्सा कहते हैं तो वहाँ से हेक्स, साथ में एन लगा दें, हेक्सेन। 7 को हेप्टा कहते हैं, हेप्टेन। 8 को ऑक्टा कहते हैं, ऑक्टेन। 9 को नोना कहते हैं, नोनेन। 10 को डेका कहते हैं, डीकेन। अच्छा, अब एक और बात फार्मूले लिखने के हवाले से बताता चलूँ
कि जो जो कार्बन्स की तादाद बढ़ती है, ज़ाहिरी बात है ये स्ट्रक्चर बहुत फैलते जाते हैं, तो हम इनको कंडेंस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जैसा कि चैप्टर 7 में आपने पढ़ा था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन है वो कई अंदाज में होती है, एक्सपेंडेड फार्मूला, कंडेंस फार्मूला, लाइन फार्मूला। अब ये जो रेड कलर में दिखाए गए ये कंडेंस फार्मूलाज हैं। इनमें आपने क्या करना होगा, स्ट्रेट चेन अल्केन में फर्स्ट और लास्ट कार्बन जो होते हैं उनके साथ हमेशा 3-3 नाइट्रोजन होते हैं और बाकियों के साथ 2-2 होते हैं। तो आप दोनों CH3 को एंड्स पे दिखाते हैं और बीच में CH2 की तादाद को ब्रैकेट के बाहर लिख देते हैं। अब हेक्सेन में 4 CH2 हैं, तो आप स्ट्रक्चर लिखेंगे CH3 CH2 होल 4 CH3। डिकेन में टोटल 10 कार्बन है, 8 CH2 हैं, आप लिखेंगे CH3 CH2 होल 8 CH3। तो ये स्ट्रक्चर्स को कंडेंस फॉर्म में लिखने का तरीका है। अब ये आपके सामने जो बेसिक अल्केन्स हैं उनके लिए नाम बनाने का तरीका है। आपको सिर्फ जो न्यूमेरल्स हैं उनके लिए ग्रीक वर्ड्स, ग्रीक नेम याद करने हैं। 5 को पेंटा, 6 को हेक्सा, 7 को हेप्टा, 8 को ऑक्टा, 9 को नोना, 10 को डेका कहते हैं। उनके नामों के आखिर में जो ए आता है वो ना लिखें और फिर इनके साथ ANE का इजाफा कर दें, ये उन अल्केन्स के नाम बन जाते हैं। पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डीकेन। अल्केन्स में कार्बन की तादाद ऑफ कोर्स ज़्यादा भी होती है। बहरहाल बुनियादी तौर पर 10 तक भी याद किए जाएँ तो हम बहुत सारे आम स्ट्रक्चर्स के नाम बना सकते हैं, लेकिन मैं इसको थोड़ा एक्सटेंड कर रहा हूँ। आप इसमें अपनी दिलचस्पी के लिए मज़ीद भी याद कर सकते हैं। 11 को ग्रीक लैंग्वेज में अनडेका कहते हैं, 12 को डोडेका कहते हैं, 13 को ट्राइडेका, 14 को टेट्राडेका, 15 को पेंटाडेका, 16 को हेक्साडेका, 17 को हेप्टाडेका, 18 को ऑक्टाडेका, 19 को नोनाडेका और 20 को आइकोसा कहते हैं, आइकोसा। तो फिर 20 कार्बन वाला जो स्ट्रेट चेन अल्केन होगा उसका नाम होगा आइकोसेन। 13 वाले का नाम ट्राइडिकेन होगा, 16 वाले का नाम हेक्साडिकेन होगा, हेक्साडेका से हेक्साडिकेन। 12 वाले का डोडिकेन होगा। अब आप देख सकते हैं कि ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग है। अगर आपको ये प्रीफिक्सेस याद हैं तो आप इस तरह किसी भी मालिक्यूल का नाम बना सकते हैं। अब ये जो चीज़ आपको बताई गई है कि स्ट्रेट चेन अल्केन को नाम कैसे देते हैं और ये प्रीफिक्सेस के नाम और कार्बन एटम की तादाद के हिसाब से ये नाम, ये असल में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किसी भी लेवल का जो नॉमेनक्लेचर है उसकी बुनियाद है। जिस तरह आपने मैथ सीखनी हो तो आप मैथ में सबसे पहले बेसिक नंबर सीखते हैं, आपने कोई लैंग्वेज सीखनी है तो आप उसमें अल्फ़ाबेट सीखते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नॉमेनक्लेचर सीखने के लिए ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, ये प्रीफिक्सेस के जो नाम हैं, क्योंकि आप देखेंगे आगे जितनी क्लासेस आएंगी तो हर एक में रूल मिलते जुलते होंगे। सिर्फ ये होगा कि सफिक्स चेंज हो जाएंगे। जैसे यहाँ हम ANE लगा रहे हैं तो अल्कीन की दफ़ा ENE आ जाएगा, अल्काइंस की दफ़ा YNE आ जाएगा, अल्कोहल्स की दफ़ा OL आ जाएगा, एल्डिहाइड्स की दफ़ा AL आ जाएगा, कीटोन्स की दफ़ा ONE आ जाएगा और कुछ और रूट्स मॉडिफाई हो जाएंगे। तो ये इस वजह से बेसिक चीज़ है, तो ये आपको लाजमी फिर मेमोराइज होने चाहिए। जो ब्रांच चेन अल्केन है उनका नॉमेनक्लेचर भी इसी पर फिर बेस करेगा, जो कि आगे हमारा टॉपिक आ रहा है। अब ब्रांच चेन अल्केन्स का नॉमेनक्लेचर शुरू करेंगे, लेकिन वो शुरू करने से पहले ज़रूरी है कि हम अल्काइल ग्रुप्स के बारे में पढ़ें कि अल्काइल ग्रुप्स क्या होते हैं, उनका क्या कंसेप्ट है और मुख्तलिफ अल्काइल ग्रुप्स के नाम क्या क्या हैं। अल्काइल ग्रुप क्या है? एन अल्काइल ग्रुप is a group of atom obtained by removing one hydrogen atom from an alkane.
अगर हम किसी अल्केन के फार्मूले में से एक हाइड्रोजन एटम हटा दें तो पीछे जो ग्रुप बचता है उस ग्रुप को अल्काइल ग्रुप कहा जाता है। मसलन मीथेन है CH4, अगर हम CH4 में से एक H हटा दें तो ये जो CH3 है ये एक अल्काइल ग्रुप कहलाएगा। हम कहेंगे कि CH3 एक ग्रुप है। CH4 जो है वो तो मॉलिक्यूल है, लेकिन जो CH3 है वो ग्रुप है। CH3 अकेला नहीं रह सकता, ये किसी चीज़ का फार्मूला नहीं हो सकता, लेकिन ये फार्मूलों में स्ट्रक्चर में पार्ट होता है। CH4 आप अकेला रह सकते हैं, ये फार्मूला है एक चीज़ का जिसे हम मीथेन कहते हैं, लेकिन CH3 किसी चीज़ का फार्मूला नहीं है, बल्कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के जो फार्मूले या स्ट्रक्चर होते हैं उनका पार्ट होता है। तो अब CH3 एक अल्काइल ग्रुप है। इसी तरह CH3 ईथेन एक और अल्केन है। अगर हम यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा दें, कोई भी हाइड्रोजन, तो जो ग्रुप बनेगा CH3CH2 होगा, इथाइल उसे कहते हैं, तो ये भी एक अल्काइल ग्रुप कहलाएगा। अल्काइल ग्रुप जो होते हैं वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर्स का हिस्सा होते हैं। एक मॉलिक्यूल के अंदर एक से ज़्यादा अल्काइल ग्रुप्स होते हैं, मुख्तलिफ पॉइंट्स से ये आपस में बॉन्डेड होते हैं, और फिर ये कौन सा ग्रुप कहाँ बॉन्डेड है उसी बुनियाद पर नाम देने के लिए हम कुछ रूल्स को फॉलो करते हैं और नाम बनाते होते हैं। तो अब वो नाम बनाने के लिए ज़रूरी है कि पहले हम इन अल्काइल ग्रुप्स को भी नाम दें। अल्काइल ग्रुप्स को नाम देने का तरीका ये होता है कि जिस पेरेंट अल्केन में से इनका फार्मूला डिराइव किया जाता है उनके नामों को मॉडिफाई किया जाता है। उनके नामों में जो ANE आ रहा होता है उसकी जगह YL लिख दिया जाता है। तो मसलन मीथेन CH4 से अल्काइल ग्रुप डिराइव है CH3, इसका नाम होगा मीथाइल। मीथेन में जो ANE है वो हटाकर YL लिख देंगे। इसी तरह ईथेन से ग्रुप ये डिराइव होता है, तो इसका नाम हो जाएगा ANE की जगह YL यानी ईथाइल। इसी तरह प्रोपेन से प्रोपाइल हो सकता है, ब्यूटेन से ब्यूटाइल, पेंटेन से पेंटाइल एंड सो ऑन। तो अब हम यहाँ पर चंद जो कॉमन अल्काइल ग्रुप्स हैं जो फ्रीक्वेंटली नॉमेनक्लेचर में हमें मिलेंगे, हम उनके नामों वगैरह को देखेंगे। तो आपके सामने 4 कॉलम्स हैं। जो पेरेंट हाइड्रोकार्बन है उसका नाम, उसका फार्मूला, फिर उससे जो अल्काइल ग्रुप डिराइव होता है उसका फार्मूला, और उस अल्काइल ग्रुप का जो नाम हम बनाते हैं। तो मीथेन फार्मूला CH4। अब मैंने इसमें नाम 2 कलर में शो किए हैं ताकि आसानी रहे समझने में कि कौन सा पार्ट फिर रिप्लेस हो रहे हैं नए से। CH4 में से एक H हटा दें, CH3 रह जाता है। CH3 का अब नाम ये बनेगा, ये जो ब्लू कलर में ANE है इसकी जगह YL लिख दें, तो इसका नाम हो जाएगा मीथाइल। फिर इसी तरह ईथेन है, इससे ग्रुप डिराइव होता है CH3CH2, इसे इथाइल कहते हैं। फिर प्रोपेन का अपना फार्मूला CH3CH2CH3 है। अब यहाँ 2 बातें हैं कि आप हाइड्रोजन हटा सकते हैं, या तो जो 2 CH3 हैं उनमें से किसी एक से, चाहे एक तरफ से चाहे दूसरी तरफ से, फिर ग्रुप बनता है CH3CH2CH2। इस ग्रुप को कहते हैं N प्रोपाइल। और दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि ये जो दरमियान में CH2 है यहाँ से हाइड्रोजन हटाया जाए, फिर ये ग्रुप बनता है CH3CH3। अब ये एक लाइन मैंने लगाई है, ये फ्री बॉन्ड को शो कर रही है कि कार्बन का एक बॉन्ड फ्री है। पिछलों में ये मैंने छोटी सी लाइन ड्रा कर दी थी, ये भी फ्री बॉन्ड है। तो यहाँ ये जो बड़ी लाइन है ये भी उसी तरह के फ्री बॉन्ड को शो कर रही है। तो अब ये भी एक प्रोपाइल ग्रुप है, लेकिन इस प्रोपाइल ग्रुप का कंप्लीट नेम होगा आइसोप्रोपाइल। तो ये 2 प्रोपाइल हैं, प्रोपेन से 2 अल्काइल ग्रुप डिराइव होते हैं, एक का नाम N प्रोपाइल है, एक आइसोप्रोपाइल। आपको इनमें फ़र्क करना आना चाहिए। फ़र्क करना बड़ा आसान है।
अगर 3 कार्बन लगातार हैं, एक के बाद दूसरा, दूसरी बाद तीसरा, तो वो N होगा। और अगर दरमियान वाले कार्बन में ये फ्री बॉन्ड आ जाता है तो ये आइसो होगा। फिर इसी तरह ब्यूटेन आ जाता है। ब्यूटेन का ये फार्मूला, इसमें भी 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं कि ये जो पहला या आखिरी कार्बन है CH3, यहाँ से एक हाइड्रोजन हटाया जाए, चाहे एक CH3 से चाहे दूसरे से, तो फिर ये ग्रुप बनता है CH3 CH2 CH2 CH2। मैंने इस CH3 से हाइड्रोजन हटाया, यहाँ CH2 आ गया, तो ब्यूटेन से ये ग्रुप डिराइव है, तो इसका नाम ब्यूटाइल होगा। अब इसका नाम है N ब्यूटाइल। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि ये जो 2 CH2 हैं, इनमें से किसी एक में से हाइड्रोजन हटाया जाए, किसी में से भी, तो फिर ये ग्रुप हमें हासिल होगा, इसका नाम सेकेंडरी ब्यूटाइल है। तो ब्यूटेन से ये 2 ग्रुप डिराइव होते हैं। अब ब्यूटेन के अपने फिर 2 आइसोमर हैं, आपने 7 चैप्टर में पढ़ा है, N ब्यूटेन और आइसो ब्यूटेन। असल में ये जो ब्यूटेन हमने लिखा है, इसका पूरा नाम N ब्यूटेन है, तो बहरहाल आप से ब्यूटेन भी कह सकते हैं। तो अब दूसरा जो आइसोमर है वो आइसो ब्यूटेन है, तो उससे भी हम ब्यूटाइल ग्रुप डिराइव कर सकते हैं। आइसो ब्यूटेन का अपना ये स्ट्रक्चर है। इसमें अब 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं। पहली पॉसिबिलिटी है कि ये जो 3 CH3 ग्रुप्स हैं, इनमें से किसी एक में से एक हाइड्रोजन हटा दें। तो मसलन ये ऊपर वाले में से शो किया जा रहा है कि हटा दिया गया, इस कार्बन का एक बॉन्ड फ्री हो गया। तो अब ये जो ब्यूटाइल ग्रुप हासिल होगा, इसका नाम है आइसो ब्यूटाइल। और दूसरी पॉसिबिलिटी है कि हाइड्रोजन CH में से हटाया जाए। तो CH में से अगर हटाया जाए तो ये वही कार्बन है, या उसका लेबल मिस हो गया और ये उसका एक फ्री बॉन्ड आ गया, हाइड्रोजन हटा तो एक फ्री बॉन्ड आ गया। तो अब ये जो ग्रुप है, आप इस ग्रुप को पढ़ सकते हैं CH3 C CH3 CH3, या CH3 होल थ्राइस C, क्योंकि C के साथ 3 मिथाइल है। इस ग्रुप को टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप कहते हैं। तो टोटल इस तरह 4 ब्यूटाइल ग्रुप में N ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, आइसो ब्यूटाइल, टर्शरी ब्यूटाइल। ये कॉमन अल्काइल ग्रुप्स हैं जिनसे आपको यहाँ नोमेनक्लेचर में वास्ता पड़ेगा FSC लेवल पर। अल्काइल ग्रुप जो हायर अल्केन है उनके भी हो सकते हैं कॉम्प्लिकेटेड मॉलिक्यूल में। फिर अल्काइल ग्रुप और भी हमें हमारे सामने आ सकते हैं, पेंटाइल, हेक्साइल वगैरह। बहरहाल उनकी तफसील में हम यहाँ नहीं जाएंगे। तो अब ये जो अल्काइल ग्रुप्स हैं, ये जो टेबल है, ये भी बुनियादी चीज़ है नोमेनक्लेचर के लिए। तो आगे नोमेनक्लेचर को जारी रखने के लिए, समझने के लिए ज़रूरी है कि आप इनको मेमोराइज करें। तो मेमोराइज आपने पहले 2 कॉलम्स की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको जस्ट अल्काइल ग्रुप्स के नाम और फार्मूले याद करने होंगे। ख़ुसूसन आपको फार्मूला देखकर नाम आना चाहिए, आप फ़ौरन बता सकें CH3 किसे कहते हैं, या CH3 CH2 किसे कहते हैं, या CH3 CH2 CH2 किसे कहते हैं वगैरह। तो ये आपने अल्काइल ग्रुप्स के जो नाम है ये मेमोराइज करने होंगे। इन्हीं को आगे हम जो नोमेनक्लेचर है तमाम क्लासेस का, उसमें यूज़ करेंगे। जी, तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ब्रांच चेन अल्केन्स का नोमेनक्लेचर। अभी तक हमने स्ट्रेट चेन अल्केन्स को नाम देने का तरीका पढ़ा है। वो तरीका बड़ा सिंपल सा और मुख्तसर सा है कि हम मॉलिक्यूल में कार्बन एटम की तादाद देखते हैं, उस तादाद के लिए जो ग्रीक लैंग्वेज में नेम है उसको बतौर प्रीफिक्स यूज़ करते हैं, उसके साथ एन का इजाफा कर देते हैं और बस नाम बन जाता है। लेकिन ये चीज़ उस वक्त कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है जब ब्रांचेज आ जाएं, ब्रांच चेन अल्केन्स जब आ जाएं और उनमें एक या एक से ज़्यादा ब्रांचेज हों, तो फिर नाम देने के लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। तो
ऐसे एल्केन्स को नाम देने के लिए जो रूल्स हैं, जो स्टेप्स हैं, वो आपके सामने स्क्रीन पर हैं। इन रूल्स या स्टेप्स को हम डिस्क्राइब करते हैं। रूल नंबर 1 है सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कंटेनिंग लार्जेस्ट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। दिस इज कॉल्ड पेरेंट चेन। ऑल ग्रुप्स आउटसाइड दिस चेन आर कॉल्ड सब्स्टिट्यूएंट। सबसे पहला काम हमने ये करना होता है कि हमने लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सिलेक्ट करना होता है। हम जितने भी मॉलिक्यूल में सिरे होते हैं देखते हैं कि एक एंड से दूसरे एंड तक कितने कार्बन एटम मौजूद हैं। तो सबसे पहले हमने ये करना होता है कि हम जितने मुमकिन एंड्स हैं एक एंड से दूसरे एंड तक जाते हैं और गिनते हैं कि कितने कार्बन एटम हैं। तो जिन दो एंड्स के दरमियान सबसे ज़्यादा कार्बन एटम होते हैं हम उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने का ये मतलब है कि हम उनके गिर्द अपनी आसानी के लिए कोई बॉर्डर वगैरह लगा देते हैं। तो अब ये जो कार्बन चेन है इसको पेरेंट चेन कहा जाता है, और जो ग्रुप फिर इस चेन से बाहर होते हैं, इस बॉर्डर से बाहर होते हैं, उन्हें सब्स्टिट्यूएंट्स कहा जाता है। मसलन ये आपके सामने एक स्ट्रक्चर है, इसमें आपको कई एंड्स नज़र आ रहे हैं। मसलन यहाँ नीचे से अगर हम शुरू करें, ये एक एंड है, तो यहाँ से हम कार्बन गिनना शुरू करें तो 1 2 और ये एक दूसरा एंड है, तो यहाँ तक ये 3 कार्बन बनते हैं। फिर इसी तरह अगर हम राइट साइड पे चले जाएं तो 1 2 3 4 5 कार्बन बनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह 8 कार्बन बनते हैं। और अगर आप ये लेफ़्ट टू राइट यूँ चल लें तब भी 8 कार्बन बनते हैं। तो अब ज़्यादा से ज़्यादा जो हमें कार्बन एक चेन में नज़र आ रहे हैं वो 8 कार्बन है। तो हम ये करेंगे कि 8 कार्बन को सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ मैंने उन कार्बन्स को ब्लैक कलर में शो कर दी है जो उस लॉन्गेस्ट चेन का हिस्सा है, और बाकी जो कार्बन्स हैं उन्हें मैंने ब्लू कलर में दिखा दिए हैं, वो अब चेन का हिस्सा नहीं है। तो ये पहला स्टेप करना होगा कि हमें लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी होगी। जो ग्रुप बाहर होंगे उन्हें हम क्या नाम देंगे? सब्स्टिट्यूएंट्स का। स्टेप नंबर 2 है कि ये जो चेन सिलेक्ट की है इसके कार्बन एटम्स को नंबर दें। एक एंड से दूसरे एंड तक जितने कार्बन हैं उनको नंबर दें 1 2 3 4। और इस मकसद के लिए क्या करना है कि नंबरिंग उस तरफ से शुरू करें जिस तरफ से पहला सब्स्टिट्यूएंट नज़दीक हो। यानी आपने देखना है कि सब्स्टिट्यूएंट किस कार्बन के साथ अटैच है, उस कार्बन को क्या नंबर मिल रहा है, तो उस सब्स्टिट्यूएंट को ताकि लोएस्ट पोजीशन मिले, वो सब्स्टिट्यूएंट जिस तरफ से नज़दीक हो उस तरफ से नंबरिंग करें। तो मसलन इसमें देखें कि ये नीचे से ऊपर बाएं तरफ चेंज आ रही है और ये ब्लू कलर में 2 ग्रुप हैं। तो अब अगर हम यहाँ नीचे से शुरू करें तो ये कार्बन नंबर 2 के साथ ये एक सब्स्टिट्यूएंट है, और अगर हम इधर से शुरू करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 पर ये सब्स्टिट्यूएंट आएगा। यानी दाएं तरफ से पहला सब्स्टिट्यूएंट कार्बन नंबर 6 पे आएगा, जबकि नीचे से करेंगे तो पहला सब्स्टिट्यूएंट कार्बन नंबर 2 पे आएगा। तो रूल ये कहते हैं कि जिधर से सब्स्टिट्यूएंट नज़दीक है उधर से नंबरिंग करें। तो इसलिए अब मैंने इनको नंबर दिए हैं, नंबर आपको रेड कलर में नज़र आ रहे हैं, और मैंने नंबरिंग नीचे से शुरू की है। तो ये कार्बन नंबर 1 है, ये 2 3 4 5 6 7 8। उसके बाद स्टेप नंबर 3 है कि सब्स्टिट्यूएंट्स को नाम दें इन अल्फ़ाबेटिकल आर्डर। अगर एक से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स हैं तो उनके नाम अल्फ़ाबेटिकल आर्डर में लिखें, प्रीफिक्स्ड बाय देयर पोजीशन, और उनके नामों से पहले उनकी पोजीशन लिखें। पोजीशन का मतलब है कि वो चेन के जिस कार्बन के साथ अटैच है उस कार्बन का नंबर, वो उनकी पोजीशन कहलाएगा। तो मसलन
ये कार्बन नंबर 2 के साथ ये ब्लू कलर में सब्स्टिट्यूएंट है CH3। अब CH3 का हमने अभी नाम पढ़ा है अल्काइल ग्रुप्स में, इसको मिथाइल कहते हैं। तो हम कहेंगे कि कार्बन नंबर 2 के साथ मिथाइल अटैच है, तो हम इसे लिखेंगे 2 मिथाइल। 2 मिथाइल कैसे लिखेंगे? 2 लिखेंगे, उसके बाद हाइफन डालेंगे और आगे मिथाइल लिख देंगे और नाम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लाने हैं। तो अब कार्बन नंबर 3 पर ये ब्लू कलर में ग्रुप, इस ग्रुप का नाम हमने पढ़ा है इथाइल। तो 3 पर इथाइल है और 2 पर मिथाइल। अब इथाइल और मिथाइल का आपने अल्फाबेटिकल ऑर्डर बनाना है। इथाइल ई से स्टार्ट होता है, मिथाइल एम से और ई एम से पहले आते हैं। तो पहले इथाइल का नाम और उसकी पोजीशन आएगी और फिर मिथाइल का नाम और उसकी पोजीशन। तो हम लिखेंगे 3 इथाइल 2 मिथाइल। फिर स्टेप नंबर 4 या रूल नंबर 4 है कि अगर एक सेम सब्स्टिट्यूएंट एक से ज़्यादा दफ़ा हो तो फिर उसके नाम के साथ प्रीफिक्स लगाने हैं इंडिकेट करने के लिए कि वो कितनी दफ़ा है। अगर वो 2 दफ़ा है तो डाई, 3 दफ़ा है तो ट्राई, 4 दफ़ा है तो टेट्रा, 5 पेंटा, 6 हेक्सा एंड सो। मसलन अगर 2 जगह पर मिथाइल आ रहा है तो हम लिखेंगे डाई मिथाइल, 3 जगह पे इथाइल आ रहा है तो ट्राई इथाइल, 4 जगहों पर प्रोपाइल आ रहा है तो टेट्रा प्रोपाइल। तो नाम से पहले इस तरह प्रीफिक्स लगाने हैं और सारी पोजीशंस भी लिखनी है। और फिर आखिरी स्टेप है कि पेरेंट चेन को नाम दें। सब्स्टिट्यूएंट्स को नाम दे चुके, अब पेरेंट चेन को नाम दें और पेरेंट चेन को नाम कैसा दें? अल्केन की तर्ज पे। ये नाम कैसे बनाएंगे? चेन में जितने कार्बन एटम होंगे उतने कार्बन एटम के लिए जो आपने स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स में नाम पढ़े हैं कि हम प्रीफिक्स लगाते हैं और एन का इजाफा करते हैं, उस बुनियाद पर नाम बना दें। मसलन अगर पेरेंट चेन में 6 कार्बन है तो आप हेक्सा से बना दें हेक्सीन। पेरेंट चेन में 4 कार्बन है तो ब्यूटेन, 7 कार्बन है तो हेप्टेन, 10 कार्बन है तो डिकेन। तो इस तरह आखिर में चेन का नाम लिख दें और फिर आखिरी सब्स्टिट्यूएंट और चेन का नाम इकट्ठा आएगा, इनके दरमियान कोई स्पेस नहीं आएगी। तो उसी एग्जांपल को दोबारा कंसिडर करें। हमने सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन चूज़ करनी है, तो चेन जो हम चूज़ करेंगे वो ब्लैक कलर में है क्योंकि ये लॉन्गेस्ट है, कोई और करेंगे तो वो लॉन्गेस्ट नहीं होगी। तो मैंने इसलिए कलर इसका अलग शो कर दिए। रूल नंबर 2, नंबरिंग करनी है जिस तरह से सब्स्टिट्यूएंट नज़दीक हो। नीचे से शुरू करेंगे तो 2 पर सब्स्टिट्यूएंट आएगा, राइट से करेंगे तो 6 पर सब्स्टिट्यूएंट आएगा। तो ये हमने नंबरिंग कर दी। नंबर्स जो आपको हैं वो रेड कलर में नज़र आ रहे हैं। स्टेप नंबर 3 और 4, सब्स्टिट्यूएंट्स को नाम दें इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। एक सब्स्टिट्यूएंट एक से ज़्यादा दफ़ा है तो प्रीफिक्स लगाएं। तो 2 पर कार्बन नंबर 2 ये है, इसके साथ ये मिथाइल है और कार्बन नंबर 3 के साथ ये इथाइल है। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में नाम आना है तो इथाइल पहले, 3 इथाइल, फिर 2 मिथाइल। आखिर में चेन को नाम दे दें। चेन को नाम देने के लिए आप कार्बन की तादाद देखेंगे। कार्बन की तादाद 8 है तो आप देखेंगे कि 8 को ग्रीक लैंग्वेज में क्या कहते हैं, वो प्रीफिक्स बना दें, उसके साथ ANE लगा दें तो वो हो जाएगा ऑक्टेन। ऑक्टा से ऑक्टेन, तो नाम बन जाएगा 3 इथाइल 2 मिथाइल ऑक्टेन। तो इस दिए गए मॉलिक्यूल का नाम है 3 इथाइल 2 मिथाइल ऑक्टेन। ऑक्टेन 8 कार्बन है, अल्केन है, कार्बन नंबर 2 पे मिथाइल लगा है, कार्बन नंबर 3 पे इथाइल लगा है। एक और एग्जांपल लेते हैं। इसमें लॉन्गेस्ट चेन चूज करें। 1 2 3 4 5 6 5 6 4 5 6 5 6 7 8 9। तो अगर हम यूं चेन सेलेक्ट करें दाएं से बाएं या बाएं से दाएं तो ये लॉन्गेस्ट बनेगी। इसमें 9 कार्बन है। बाकी चेन में किसी में 6 कार्बन है, किसी में 5 हैं वगैरह। तो अब जो लॉन्गेस्ट चेन है उसको मैंने ब्लैक कलर में शो कर दी है। ये जो राइट टू लेफ्ट जा रही है
लॉन्गेस्ट चेन है, ये पेरेंट चेन है, और जो ब्लू कलर में ग्रुप्स नज़र आ रहे हैं ये सब्सटीट्यूएंट्स हैं। नंबरिंग करनी है। अगर हम राइट साइड से नंबरिंग करें तो 1 2 3 4 पर ये सब्सटीट्यूएंट आ रहे हैं, और अगर लेफ्ट से करें तो 1 2 3 4 5 पर फर्स्ट सब्सटीट्यूएंट आ रहे हैं। तो रूल ये कहता है कि फिर आप राइट साइड से नंबरिंग करें, उधर से फर्स्ट सब्सटीट्यूएंट करीब है। तो कार्बन्स को नंबर दे दिए, नंबर आपको रेड कलर में नज़र आ रहे हैं। अब सब्सटीट्यूएंट्स को नाम दें। कार्बन नंबर 4 पर ये सब्सटीट्यूएंट लगा है, ये सारा एक ही सब्सटीट्यूएंट है, CH3 तो इस ग्रुप का नाम हमने अल्काइल ग्रुप में पढ़ा है आइसोप्रोपाइल। CH3 इस ग्रुप को आइसोप्रोपाइल कहते हैं। तो ये कार्बन नंबर 4 के साथ अटैच है, यानी इसकी पोजीशन 4 है। और कार्बन नंबर 5 के साथ CH3 यानी मिथाइल है। तो आप इनके नाम अल्फ़ाबेटिकल आर्डर में लिखें, मिथाइल M। और आइसोप्रोपाइल में आइसो को नहीं देखना, आपने प्रोपाइल को देखना है। प्रोपाइल P से शुरू होते हैं, तो M P से पहले आते हैं। तो मिथाइल का नाम पहले, आइसोप्रोपाइल का बाद में। तो 5 मिथाइल 4 आइसोप्रोपाइल, इन दो सब्सटीट्यूएंट्स के नाम हो जाएंगे 5 मिथाइल 4 आइसोप्रोपाइल। और फिर चेन को नाम दे दें। चेन में 9 कार्बन है, 9 के लिए आपने ग्रीक नेम पढ़ा है नोना, तो प्रीफिक्स हो जाएगा नोन, उसके साथ ANE लगा दें, नोनेन। चेन का नाम हो जाएगा नोनेन। तो फुल नेम आ जाएगा 4 आइसोप्रोपाइल 5 मिथाइल। ये नाम आगे पीछे हो गया, आप इसको यूं लिखिएगा, 5 मिथाइल पहले लिखिएगा, 4 आइसोप्रोपाइल बाद में लिखिएगा, 5 मिथाइल 4 आइसोप्रोपाइल नोनेन। ये स्ट्रक्चर का नाम हो गया। एक और एग्जांपल आपके सामने है, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करें, 1 2 3 4। अगर आप लेफ्ट से डाउन आए तो 4 कार्बन, आगे चलें 3 4, ऊपर चलें तो 5 कार्बन हो जाएंगे, आगे चलें 4 5 6 7। तो इस तरह अगर हम चलें राइट टू लेफ्ट तो लॉन्गेस्ट चेन बनेगी जिसमें 7 कार्बन होंगे। बाकी अगर आप डाउन जाएं तो 4 कार्बन है और अप जाएं तो 5 कार्बन है। तो लॉन्गेस्ट चेन को मैंने ब्लैक कलर में दिखाया है। आप इनको नंबर दे दें। नंबरिंग अगर लेफ्ट से करें इधर से तो 1 2 3 पर ये सब्सटीट्यूएंट हैं, और राइट से करें तो 1 2 3 4 पे सब्सटीट्यूएंट आ रहे हैं। तो लेफ्ट से हम नंबरिंग करेंगे तो ये नंबर आपको रेड कलर में नज़र आ रहे हैं। 3 पर CH3 यानी मिथाइल लगा है, और 4 पर भी मिथाइल लगा है। तो सब्सटीट्यूएंट एक ही है लेकिन वो 2 दफ़ा है, तो उसके नाम के साथ डाई आएगा। तो ये नाम होगा डाई मिथाइल। दोनों मिथाइल की पोजीशन, एक मिथाइल 3 पर है, एक 4 पर है, तो नाम आएगा 3 4 डाई मिथाइल। और फिर चेन को नाम देना होगा। चेन में 7 कार्बन है तो उसका नाम हो जाएगा हेप्टा से हेप्टेन। तो कंप्लीट नेम आ गया 3 4 डाई मिथाइल हेप्टेन। 3 4 डाई मिथाइल हेप्टेन। 2 मिथाइल हैं तो डाई मिथाइल, एक मिथाइल 3 पर एक 4 पर, तो इसलिए 3 4। चेन में 7 कार्बन है तो हेप्टेन। इसके बाद एक और स्ट्रक्चर, इसमें लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4 3 4 5 6 7 4 5 6 7। इसमें 2 चेन्स हैं 7 कार्बन वाली। अगर आप ये ब्लैक में जो कार्बन है ये सिलेक्ट करें, इसमें 7 कार्बन है, और अगर आप इसमें ऊपर चले जाएं तो भी 7 कार्बन है। लेकिन एक बात है, इस स्ट्रक्चर को हम बाद में देखते हैं, आगे को रूल आने वाला है 2-3 एग्जांपल्स के बाद, ये भी उस एग्जांपल का हिस्सा ही बनेगा। तो आगे चलते हैं। ये एक और स्ट्रक्चर है, इसमें लॉन्गेस्ट चेन एहतियात से चूज़ कीजिएगा क्योंकि इसमें बहुत सारे
आपको एंड्स नज़र आ रहे हैं। तो एक यहाँ से मैं गिनना शुरू कर रहा हूँ, 1 2 3 4 5, 3 4 5 6 5 6 4 5 6 7 8 5 6 7। लॉन्गेस्ट चेन जो बन रही है वो 8 कार्बन्स की बन रही है और वो 8 कार्बन यहाँ से शुरू हो रहे हैं। ये 2 कार्बन ब्लू हो गए, ये है चेन का 12 हिस्सा। तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 कार्बन की चेन है। बाकी जो ग्रुप्स हैं वो बाहर हैं, वो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं। तो एक ये है सब्स्टिट्यूएंट, एक ये सब्स्टिट्यूएंट ब्लू में, एक ये सब्स्टिट्यूएंट ब्लू में। नंबरिंग करनी है। अगर आप लेफ्ट से करें तो 1 2 3 के साथ ये सब्स्टिट्यूएंट है, फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट। और अगर आप डाउन नीचे से करें तो 1 2 3 4, फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट 4 पे आएगा। तो इसलिए हम लेफ्ट से नंबरिंग करेंगे। तो ये नंबर 1 2 3, इसमें जो मैंने कहा 8 कार्बन वाली चेन कि यहाँ से करें तो ये अगर आप ब्लैक वाली गिने ये भी 8 कार्बन वाली है, ये दोनों एक जैसी हैं। तो फिर इसमें ठीक है, नंबरिंग के कलर वगैरह ठीक हैं, तो आप इस चेन को कंसिडर करें। यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8। ब्लैक कलर में जो कार्बन है ये पेरेंट चेन बना रहे हैं और जो ब्लू कलर में वो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं। तो लेफ्ट साइड से नंबरिंग की है। अब सब्स्टिट्यूएंट्स को आइडेंटिफाई करें। ये कार्बन नंबर 3 है, इसके साथ ये सब्स्टिट्यूएंट लगा है इथाइल। फिर कार्बन नंबर 4 के साथ ये इसको पहचाने आइसोप्रोपाइल, और फिर कार्बन नंबर 5 के साथ ये इथाइल। तो अब 2 इथाइल हैं और एक आइसोप्रोपाइल है। इथाइल ई, प्रोपाइल पी, तो इथाइल का नाम पहले आएगा। इथाइल 2 हैं तो डाई इथाइल आएगा। तो दोनों इथाइल की पोजीशन मेंशन करें, एक 3 पर है और एक 5 पर है, तो ये बनेगा 3,5 डाई मिथाइल। फिर 4 पर आइसोप्रोपाइल, तो 4 आइसोप्रोपाइल। और फिर ऑक्टेन, चेन का नाम, चेन में 8 कार्बन है, 8 के लिए ऑक्टा होता है तो ऑक्टेन। तो नाम बन जाएगा 3,5 डाई इथाइल 4 आइसोप्रोपाइल ऑक्टेन। अब हम एक और रूल को इंट्रोड्यूस कराएंगे। उसको समझने के लिए आप इस स्ट्रक्चर को मुलाहिजा करें। इसमें लॉन्गेस्ट चेन ज़रा सिलेक्ट करें। तो पहली पॉसिबिलिटी ये येलो से गिनना शुरू करें, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 4 5, 1 2 3 4 5 6। तो लॉन्गेस्ट चेन यहाँ जो बन रही है वो 6 कार्बन वाली बन रही है। अब 6 कार्बन वाली 2 चेन्स हैं। एक ये येलो से शुरू करें और इधर पर्पल तक आए, ये सारी एक ही चेन बन गई। तो फिर ये वाला सब्स्टिट्यूएंट होगा जिसमें 2 ब्लू कार्बन और एक रेड कार्बन है, ये आइसोप्रोपाइल है। ठीक हो गया। और एक और जो 6 कार्बन वाली चेन है वो इस तरह बन रही है कि आप यहाँ पर्पल से शुरू करें और ये ऊपर की तरफ जाएं, या तो यहाँ रेड तक या इधर ब्लू तक, इनमें से जो मर्जी है, यहाँ चले जाएं या यहाँ चले जाएं। शुरू बारल पर्पल से करें। इनमें भी 6 कार्बन है। अब सवाल क्या ये है कि क्या भी कोई ख़ास बात है कि दोनों चेन में क्या कोई फ़र्क है, हम इनको क्यों मेंशन कर रहे हैं? इसका जवाब है कि दोनों में फ़र्क है। अगर आप येलो से पर्पल की तरफ जाएं, एक ही सब्स्टिट्यूएंट बनेगा आइसोप्रोपाइल। लेकिन अगर आप पर्पल से ये ऊपर चले जाएं रेड या ब्लू की तरफ, तो कितने सब्स्टिट्यूएंट आएंगे? ये देखें, ये चेन जा रही है पर्पल ब्लैक ब्लू, तो ये येलो वाला एक सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा। और आप इस ब्लू तक जाते हैं तो ये रेड वाला सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा, या रेड तक जाते हैं तो ये ब्लू वाला सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा मिथाइल। तो इस तरह 2 सब्स्टिट्यूएंट आएंगे, एक ये येलो कलर में इथाइल होगा और एक ब्लू या रेड कलर में मिथाइल होगा।
तो एक 6 कार्बन वाली चेन के साथ एक सब्स्टिट्यूएंट आएगा और दूसरी 6 कार्बन वाली चेन के साथ 2 सब्स्टिट्यूएंट आएंगे। दोनों से जारी बात है 2 डिफरेंट नेम बनेंगे। अगर हम येलो से पर्पल वाली सिलेक्ट करें तो मैं आपको इसका फाइनल नेम बता देता हूँ। इसका नाम होगा 3 आइसोप्रोपाइल हेक्सेन। और अगर आप पर्पल से ऊपर जाते हैं तो फिर इसका नाम बनेगा 3 इथाइल 2 मिथाइल हेक्सेन। इसका मतलब है 2 मुख्तलिफ नाम मुमकिन हैं। तो आईयूपैक का रूल है, आईयूपैक नॉमेनक्लेचर का, कि हर स्ट्रक्चर का एक यूनिक नेम होना चाहिए, उसके 2 नाम नहीं होने चाहिए। तो अब इनमें से सवाल यह है कि कौन सा नाम एक्सेप्टेबल है। तो यहाँ आईयूपैक ने एक और रूल डिफाइन कर दिया है और वो रूल ये है, इफ देयर आर 2 or more chains with equal number of carbon atoms, select the chain with greater number of substituents। अगर 2 चेन्स में कार्बन एटम्स की तादाद एक जैसी हो तो वो चेन सिलेक्ट करें जिसमें सब्स्टिट्यूएंट्स की तादाद ज़्यादा हो, यानी फिर आपने सब्स्टिट्यूएंट्स की तादाद देखनी है। तो अब इस एग्जांपल में अगर आप पर्पल से ऊपर जाते हैं तो 2 सब्स्टिट्यूएंट होंगे और अगर आप पर्पल से येलो की तरफ जाते हैं तो 1 सब्स्टिट्यूएंट आएगा। तो इसलिए जो यहाँ दुरुस्त चेन बनेगी वो पर्पल से शुरू करके ऊपर की तरफ जाएं, या तो रेड तक चले जाएं या ब्लू तक चले जाएं। तो फिर ये चेन सिलेक्ट हो जाएगी। तो नंबर पे देने हैं, सपोज ये मैंने पर्पल से रेड तक चेन सिलेक्ट कर ली, तो रेड कलर से नंबरिंग करें तो 1 2 2 पर ये मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट, नीचे से करेंगे तो सब्स्टिट्यूएंट दूर होगा। तो ऊपर से नंबरिंग की 1 2 3 4 5 6। तो अब 3 पर ये येलो इथाइल आ जाएगा और 2 पर ये ब्लू मिथाइल आ जाएगा। तो अल्फ़ाबेटिकल आर्डर में नाम हो जाएगा 3 इथाइल 2 मिथाइल और चेन में 6 कार्बन है तो हेक्सेन। इसका मुकम्मल नेम बन जाएगा 3 इथाइल 2 मिथाइल हेक्सेन। तो ये रूल आपने हर क्लास के लिए याद रखना है, ये सिर्फ चेन्स के लिए नहीं है। हर चेन में ऐसा हो सकता है, ऐसी एग्जांपल आ सकती है कि 2 या 2 से ज़्यादा चेन में कार्बन की तादाद इक्वल हो लेकिन सब्स्टिट्यूएंट्स की तादाद डिफरेंट हो, तो फिर आपने वो चेन सिलेक्ट करनी है जिसमें ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स हों। तो अब इसके लिए एक और पीछे जो एग्जांपल हमने छोड़ी थी उसको दोबारा देखते हैं, ये वाली। ये एग्जांपल हमने गालबन छोड़ी थी। इसमें एक आपको ये ब्लैक कलर में चेन नज़र आ रही है, बल्कि ये स्ट्रक्चर हम कर चुके हैं। इसमें आई थिंक ऐसी 2 चेन नहीं होंगी, इसको मैं चेक कर लेता हूँ। 4 5 6 7 3 4 1 2 3 4 जी। अगले इस स्ट्रक्चर की तरफ आई। जी, इसमें अगर आप ये वाली चेन सेलेक्ट करें जिनमें मैंने कार्बन को पहली नंबर दी हुई है रेड कलर में, यानी ब्लैक कलर वाले कार्बन काउंट करें तो ये 7 कार्बन की चेन बन रही है। और इससे सब्स्टिट्यूएंट कितने बन रहे हैं, एक ये कार्बन नंबर 3 के साथ मिथाइल लगा है और एक ये कार्बन नंबर 4 के साथ ये ग्रुप लगा है एन प्रोपाइल ब्लू कलर में। तो 2 सब्स्टिट्यूएंट मिल रहे हैं। लेकिन अगर आप ये करें कि यहाँ से गिनना शुरू करें 1 2 3 4 और ऊपर चले जाएं 5 6 7, तो ये चेन जब आप सिलेक्ट करेंगे ना, ये 4 कार्बन ब्लैक वाले और ऊपर फिर 3 कार्बन ब्लू वाले, तो ये पीछे सारा एक ही सब्स्टिट्यूएंट होगा। इसका नाम दरअसल आइसोब्यूटाइल है। तो लेफ्ट से ऊपर वाली चेन सेलेक्ट करेंगे तो एक सब्स्टिट्यूएंट मिलेगा आइसोब्यूटाइल, लेकिन जब आप लेफ्ट टू राइट चेन सेलेक्ट करेंगे तो 2 सब्स्टिट्यूएंट मिलेंगे, एक मिथाइल और एक एन प्रोपाइल। तो यहाँ भी वही रूल अप्लाई हो गया कि फिर हम लेफ़्ट टू अप नहीं जाएंगे बल्कि हम लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट जाएंगे। तो ये लॉन्गेस्ट चेन अब ब्लैक
कलर में कार्बन नज़र आ रहे हैं और इनके जो नंबर्स हैं वो रेड कलर में। आप सब्स्टिट्यूएंट्स को आइडेंटिफाई करके नाम दे दें। कार्बन नंबर 3 के साथ ये मिथाइल लगा है और कार्बन नंबर 4 के साथ ये CH2 CH2 CH3 यानी प्रोपाइल लगा है। तो मिथाइल पहले आएगा, 3 मिथाइल 4N प्रोपाइल, चेन में 7 कार्बन है हेप्टेन, तो ये नाम आ गया 3 मिथाइल 4N प्रोपाइल हेप्टेन। इस रूल के हवाले से आपने आगे जो असाइनमेंट आ रही है उसमें भी ऐसे 1-2 स्ट्रक्चर हैं, तो इस बाकी रूल भी पहली दफ़ा हैं तो उनको आपने अच्छी तरह अंडरस्टैंड करना है। इसको बहुत सारा टाइम दें, क्योंकि ये एक दफ़ा आपको रूल समझ आ गए तो आगे हर क्लास के लिए तकरीबन यही रूल रहते हैं। थोड़े बहुत ये मॉडिफाई हो जाते हैं, बेसिक आइडिया एक ही रहता है। तो आपको एक दफ़ा समझ आ गए तो आप बहुत सारा नॉमेनक्लेचर समझ जाएंगे। तो सिर्फ शुरू में आपको इस पर गौर करना होगा और इसको खसूसी बहुत सारा टाइम देना होगा। तो आखिर में ये आपके सामने असाइनमेंट आ रही है, इसमें ये मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स हैं तो इनको आपने नाम देने हैं। तो ये शॉर्ट फॉर्म में आपको फ़ाइल मिलेगी। फ़ाइल को खोलकर आप अपनी कापियों पर पहले इन स्ट्रक्चर्स को ड्रा कर लेंगे और फिर आपने वो सारा काम दिखाना होगा कि ये लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट की। अब आपने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है उसमें बॉर्डर कर देना है, क्योंकि यहाँ कंप्यूटर में तो मुमकिन नहीं था तो मैंने डायरेक्ट उसमें कलर चेंज कर दिए थे। आपने बॉर्डर खींच देना है। जो ग्रुप बॉर्डर से बाहर होंगे वो सब्स्टिट्यूएंट्स होंगे, जो बॉर्डर के अंदर होंगे वो चेन बना रहे होंगे। तो इस तरह सारे रूल्स को अप्लाई करना है और फिर हर स्ट्रक्चर के नीचे उसका नाम लिखना है। तो ये जब आप अपनी कापियों पर नाम बना लें तो फिर इसकी तस्वीर बनाकर PDF फाइल जो है, या अगर एक ही पेज होगा, एक ही पेज पर आंसर आ जाते हैं तो ठीक है, फिर PDF फाइल ना बनाइएगा। तो फिर वो जो पिक्चर है वो आपने पर्सनल नंबर पर भेज देनी होगी। ये आपने शाम 5 बजे तक काम अपना भेजना होगा। और अब इसके बाद ये आगे लगातार नॉमेनक्लेचर का ही काम है, तो ये रोज़ आपको इस तरह स्ट्रक्चर असाइनमेंट मिलेगी। उन स्ट्रक्चर्स के नाम आपने रोज़ इस तरह शाम 5 बजे तक भेजनी हो करेंगे। तो कल इंशाल्लाह हम नॉमेनक्लेचर में मज़ीद बात करेंगे। अल्कीन्स के नॉमेनक्लेचर को कुछ मज़ीद एग्जांपल से आगे बढ़ाएंगे और फिर अल्कीन्स के नॉमेनक्लेचर की तरफ चलेंगे। इंशाल्लाह कल दोबारा पेशी खिदमत होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।